स्वागत है आप सभी का अभिति क्लासेस में। आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है अधिगम के सिद्धांत। आज हम देखेंगे अधिगम के सिद्धांत के बारे में। इसके पहले हम बताए हुए थे कि व्यवहारवाद वाटसन के द्वारा, संबंधवाद थॉर्नडाइक और गेस्टाल्टवाद वर्दिमर, और जिसको आप कहते हो संज्ञानवाद, पूर्णकारवाद या फिर गेस्टाल्टवाद, है ना, ये वर्दिमर के द्वारा दिया गया है। अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत, अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत, जिसमें हम देखेंगे सिद्धांत, प्रवर्तक और प्रयोग किस पर किया गया। संबंधवाद सिद्धांत ये किस पर किया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो कि पावलोव के द्वारा किया गया, है ना, पावलोव के द्वारा किसको? क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा किया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि स्किनर के द्वारा कबूतर और चूहा पर किया गया। प्रबलन का सिद्धांत हल के द्वारा चूहा पर किया गया। फिर देखते हैं समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत गुथरी के द्वारा किया गया था। अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत जो कि अंतर बंदर, है ना, अंतर बंदर जिसको आप बनमानुष कहते हो, तो कोहलर अंतर और बंदर, तो कोहलर, कोफा और वर्दिमर के द्वारा किया गया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन। और अधिगम सिद्धांत जो कि टॉलमैन द्वारा चूहा पर किया गया। क्षेत्रीय सिद्धांत कार्ट लेविन के द्वारा। अधिगम सोपान की विधि जो है गैने के द्वारा। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत वंडूरा के द्वारा। वंडूरा ने जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से एक तो आना ही आना है, इसमें से एक हमेशा आता है ना। आगे एक बार, अच्छा, इसको एक बार फिर से देखते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक, क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर, प्रबलन सिद्धांत हल, समीपता का सिद्धांत गुथरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, कोफा, वर्दिमर के द्वारा, और अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन, क्षेत्र सिद्धांत लेविन, कार्ट लेविन, और अधिगम सोपान की सिद्धांत जो है गैने के द्वारा, और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत की तरफ। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत की तरफ इसमें हम देखते हैं गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, टॉलमैन द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत, लेविन द्वारा विकसित क्षेत्र अधिगम सिद्धांत, गैने द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपान की, बंडूरा द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब हम चलते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य तीन नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, जो कि हमेशा आप लोग जानते होंगे कि अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अब हम चलते हैं जो 5 गौण नियम दिया गया किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा 5 गौण नियम दिया गया। तो 5 गौण नियम में क्या क्या आते हैं? बहुअनुक्रिया का सिद्धांत या फिर बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और सहचार्यात्मक रूपांतरण का नियम। ये जो गौण नियम है ये थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम और 3 क्या थे? मुख्य नियम, है ना। थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत देखते हैं। थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या था, इसके बारे में हम देखते हैं। इस सिद्धांत को बंधन सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसे कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने बिल्ली, चूहा एवं मुर्गी के ऊपर अनेक प्रयोग करके प्रस्तुत किया। कौन सा सिद्धांत? उद्दीपक अनुक्रिया या फिर त्रुटि एवं प्रयास। इस सिद्धांत के अनुसार जब उद्दीपक अनुक्रिया बंध सुदृढ़ होते हैं तब अधिगम की प्रक्रिया सरल एवं परिणाम संतोषपूर्ण बनता है। जब परिणाम असंतोष फल होता है अर्थात अधिगम की प्रक्रिया जटिल होती है तब उद्दीपक अनुक्रिया बंध कमजोर होता है। थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को प्रमुख सैद्धांतिक बिंदु निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि समाहित रहती है। अधिगम संबंधों या बंधनों के बंधन का परिणाम होता है। किसका? संबंध या फिर बंधन का परिणाम। अधिगम संज्ञान पर आधारित न होकर प्रत्यक्ष होता है। अधिगम क्या होता है? संज्ञान पर न आधारित होकर किस पे? प्रत्यक्ष होता है। अधिगम सूझ युक्त न होकर उत्तरोत्तर होता है। कैसा होता है? उत्तरोत्तर। अब हम थॉर्नडाइक को देख चुके हैं, अब हम देखते हैं पावलोव का सिद्धांत।
पावलाव, पाव कौन लेके आया? कुत्ता लेके आया। कौन लेके आया? कुत्ता लेके आया। तो पावलाव के सिद्धांत को अनुकूलित सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग बच्चों में अच्छी आदतों के विकास एवं निकृष्ट आदतों के विनाश में होती है। चलते हैं, पहला देखते हैं यूसीएस और यूसीआर। फिर यूसीएस में है भोजन, स्वाभाविक उद्दीपक, और फिर देखते हैं इसमें यूसीआर क्या हुआ? लार, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब यहाँ पर देखिए जो सीएस है, सीएस क्या है? यहाँ पर घंटी है और भोजन है ना, घंटी बजाया गया फिर भोजन को रखा गया। अब उसके मुंह से क्या निकला? लार। उसके मुंह से क्या निकला? लार निकला। अस्वाभाविक उद्दीपक, अच्छा बार बार प्रतिक्रिया होने पर, है ना, बार बार प्रतिक्रिया होने पर। अब देखते हैं फिर अस्वाभाविक उद्दीपक, फिर जो लार है वो अनुबंधित प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। बालक उद्दीपक को देखकर के अनुक्रिया करता है, उद्दीपक को देखकर के अनुक्रिया करता है क्योंकि उसमें जन्मजात प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया दोहराने पर जब लार की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, तो इसी प्रकार कक्षा में किसी विषय वस्तु को दोहराने पर अधिगम में वृद्धि हो जाती है। ये बात सत्य है कि अगर आप एक बार किसी चीज़ को देखते हो, दोबारा देखने लगते हो, तो आप खुद बताने लगते हो कि हाँ ये उसके बाद ये आएगा, है ना। जैसे कोई बच्चा मूवी देखता है तो उसके बाद वो पहले बता देता है कि अभी इसको ये मारेगा, है ना। तो ये तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप उसको दोहराते हो तो उसमें अधिगम की वृद्धि हो जाती है। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक मानसिक रूप से पिछड़े बालक को पढ़ाने एवं प्रशिक्षित करने में सहायता प्राप्त कर सकता है। विभिन्न प्रकार के धैर्य, घृणा, अंधविश्वास आदि के वास्तविक कारणों को समझने में यह सिद्धांत सहायक होता है। यह सिद्धांत विद्वानों एवं शिक्षकों के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होता है। शिक्षक इस विधि की सहायता से शब्दार्थ, गुणा, भाग, पहाड़ा आदि को सिखा सकता है। ये रहा पावलाव का सिद्धांत और इसका यूज क्या होगा वो यहाँ पर बताया गया। अब हम चलते हैं स्किनर का सिद्धांत देखते हैं। स्किनर का सिद्धांत घंटी का बजना, लाइट का जलना, रोटी का टुकड़ा और लीवर, इन सभी पर इसका सिद्धांत पूरा विस्तृत रूप से देखते हैं। पहली बार रोटी का टुकड़ा मिलना, यह उद्दीपक है ना। फिर दूसरी बार अगर रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो क्या है? पुनर्बलन, है ना। स्किनर के सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन, अच्छा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सहचर का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग सफेद चूहे पर किया था। किसके ऊपर? सफेद चूहे पर। स्किनर ने सफेद चूहे पर अपना प्रयोग किया और बताया कि अधिगम की प्रक्रिया में सूर्योदित पुनर्बलन के माध्यम पर्याप्त बल मिल जाने के कारण कोई भी प्राणी या जीव जल्दी सीख जाता है तथा अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन के माध्यम से अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस सिद्धांत में जब अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्राप्त होता है तो उसकी अनुक्रियात्मक क्षमता बढ़ता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि वर्तमान शिक्षा में महत्व क्या है इसका। तो वर्तमान शिक्षा में महत्व ये है कि बालक के वांछित व्यवहार विकसित करने में सहायक होता है। किस व्यवहार को? वांछित व्यवहार को विकसित करने में सहायक होता है ना। फिर वांछित व्यवहार के सीखने में पुनर्बलन का भी बल देता है और शिक्षा प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व पर बल देता है ना। और फिर नई बात सिखाते समय सीखने वालों की आवश्यकता पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देता है। यह सिद्धांत किए गए कार्य के परिणाम की जानकारी यथाशीघ्र देने पर बल देता है। तो इस प्रकार से जो हम स्किनर के जो सिद्धांत था उसके महत्व को भी देखें और उसकी आवश्यकताओं को देखें। अब हम देखते हैं कोहलर का सिद्धांत। क्या है कोहलर का सिद्धांत? इसे हम क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत या अधिगम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्र सिद्धांत या पूर्णकार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है कि नवीन परिस्थितियां, फिर समस्या की उत्पत्ति, फिर अनुकूलन करना होता है, फिर विश्लेषण और फिर मानसिक अवधारणा जिसको आप कहते हो परिकल्पना। फिर आता है संश्लेषण यानी कि समाधान और फिर सूझ, अंतर्दृष्टि और फिर सफलता का राज। ये रहा कोहलर का। अब कोहलर ने क्या कहा? कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया जिसको आप वनमानुष कहते हो।
और अधिगम के प्रति निम्न विचार व्यक्त की। जब कोई बालक किसी नवीन परिस्थिति में आता है तो वहाँ सीखने के लिए सबसे पहले उसके सामने अचानक से किसी समस्या का जन्म हो जाता है। सीखने के लिए क्या जन्म होता है? समस्या का जन्म हो जाता है। सर्वप्रथम बालक समस्या के तथ्यों से अनुकूलन करता है। क्या करता है? अनुकूलन करता है। तत्पश्चात उसका विश्लेषण करता है, जिसके फलस्वरूप मानसिक अवधारणा में समस्या का जो समाधान प्रस्तुत होता है उसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्ति की सफलता का राज उसकी सूझ होती है। क्या होता है? सूझ जो है उसकी सफलता का राज होता है। शैक्षिक महत्व क्या है? शैक्षिक महत्व जो है, जो चिंपैंजी पे किया गया कोहलर के द्वारा, उसका शैक्षिक महत्व देखिए, हम इसमें देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग उच्च कक्षाओं में अनुसंधान, बुद्धि, तर्क, चिंतन एवं सृजनात्मकता के विकास में सहायक। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी माना जाता है। किस कार्य के लिए? रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी माना जाता है। यह सिद्धांत यंत्रवत ढंग से यानी कि शारीरिक ढंग से विषय वस्तु के सीखने की खंडन करता है ना। यह सिद्धांत बालक को स्वयं परिस्थितियों का अवलोकन करने, यानी कि बालक यहाँ पर स्वयं परिस्थिति का अवलोकन करेगा तथा खोजने पर सिद्धांत देता है, यानी कि खोजने पर बल देता है। यह सिद्धांत सीखने के उद्देश्य के साथ नवीन ज्ञान की आवश्यकता, उपयोग एवं सार्थकता पर बल देता है ना। तो ये नवीनता की ओर जा रहा है। क्या? नवीनता की ओर जा रहा है, यानी कि कुछ अलग सोचना, कुछ अलग सृजनात्मकता की ओर जा रहा है, यानी कि कुछ अलग करना, है ना। जो परंपरागत है उससे थोड़ा सा हटकर करना ही ये इनके कोहलर के जो सिद्धांत हैं उसको प्रेरित करता है, या फिर कोहलर के सिद्धांत को प्रभावित करता है ना। तो ये रहे शैक्षिक महत्व कोहलर के द्वारा दिया गया। और आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। कैसे लगा आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।